जम्मू कश्मीर के शोपियां में वाक़ तुलरन इमाम साहब गांव में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मुश्तरका फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मालूमात मिलने के बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ था और ऑपरेशन आज सुबह खत्म हुआ। तमाम महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। तीनों मिलिटेंटों की शिनाख्त दानिश अहमद, यावर अहमद, मुख्तार अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। शोपियां से हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एनकाउंटर खत्म हो चुका है और मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हो गई है। तुलरन नामी गांव में फौज की 34 आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक मुसद्दिका इतला मिली है कि तुलरन गांव में 3 मिलिटेंट एक मकामी रिहायशी घर में छुपे हैं और उसके बाद तुलरन गांवों को पूरी तरह से बंद किया गया है और घर घर तलाशी शुरू कर दी। क्योंकि रात का वक्त था और उस वक्त ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है, तो उसी कुछ देर बाद लगभग रात के 9:30 बजे वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी वहां जाए वारदात पे पहुंचे और वहां उन्होंने अनाउंसमेंट किए है, मिलिटेंटों को ऑफर किया है कि वो सरेंडर करे और अपनी जान को बचाए, लेकिन उस ऑफर को मिलिटेंटों ने ठुकरा दिया और आज सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन में वहां पे जो मिलिटेंट 3 छुपे थे, मकामी 3 मिलिटेंट है और उसमें जो एक मिलिटेंट मारा गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने यहाँ पे एक ट्वीट में कहा है कि जो बिहार का एक व्यक्ति जो मारा गया था वहां पे शोपियां या माफी चाहता हूँ श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में जो एक वहां पे बिहारी एक मारा गया था, उसकी पुष्टि हुई कि उसी मिलिटेंट ने उसको वहां पे मारा था। तो उसके साथ साथ और 2 मिलिटेंट जो मकामी बताए जा रहे हैं वो मारे गए हैं और उनके कब्जे से एक पिस्टल, 2 पिस्टल और एक AK-47 राइफल जो है वो बरामद की गई है। तो उसी वक्त लेकिन आज की मैं बस बताऊं कि कल से इंटरनेट सेवाएं जो है वो बिल्कुल बंद नहीं की गई है इलाके में और इलाके में पुरअमन माहौल में ये जो है 3 मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं। इरशाद, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते लखीमपुर खीरी सान्हे में जाबहक हुए किसानों की याद में आज अंतिम अरदास का इनकाद किया जा रहा है। इजलास तिकोनिया इलाके में होगा जहां 3 अक्टूबर को सान्हा हुआ था। दुआ इज्तिमा में यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब से बड़ी तादाद में किसानों की शिरकत मुतवक्का है। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक दुआ इज्तिमा में सियासतदानों को शिरकत की इजाजत नहीं है, सिर्फ किसान लीडरान स्टेज पर मौजूद होंगे। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी है। वो लखीमपुर खीरी सान्हे में हलाक हुए किसानों को खराज अकीदत पेश करेंगी। जराये के मुताबिक RLD लीडर जयंत चौधरी भी लखीमपुर जाएंगे। सियासी लीडरों के दौरे के पेश नजर इंतजामिया चौकस है। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। लखीमपुर से हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, प्रियंका गांधी आज लखीमपुर जाने वाली हैं और इस हवाले से वो इस वक्त लखनऊ भी पहुंच चुकी है। ऋषभ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है। जी ऋषभ, प्रियंका गांधी आज फिर लखीमपुर का दौरा कर रही हैं। हाँ, प्रियंका गांधी आ रही हैं। इस हवाले से जी लखीमपुर में किस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम है वो अंतिम अरदास का है चिड़िया में, जहाँ पर 4 किसान मारे गए थे। राकेश टिकैत वहाँ पर मौजूद है। प्रियंका गांधी कांग्रेस नेता वहाँ पर के लिए निकल चुकी हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। तो ऐसा माना जा रहा है 11 बजे के करीब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगी। तीसरा डेवलपमेंट ये है कि आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आज से SIT की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आ जाएगा। 10 बजे यहाँ लखीमपुर जेल से पुलिस कस्टडी रिमांड से SIT से मिल जाएगा। इस कस्टडी रिमांड के दौरान SIT इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को और पुख्ता करने की कोशिश करेगी। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। अगर कोई असलहा या कोई और भी वस्तु इस मामले में इस्तेमाल की गई है उसकी रिकवरी की जाएगी। और ये सवाल पूछा जाएगा पूरी मजबूती के साथ कि जब उस वक्त उस रोज 3 अक्टूबर को उस सड़क पर जाना प्रतिबंधित था, उसके बावजूद आशीष वहाँ पर थी, क्या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश थी? आशीष की थार गाड़ी के जो 315 बोर के जो कारतूस मिले वो कैसे वहाँ पर पहुंचे? आशीष के पास कौन सा असलहा था?
ऐसे तमाम सवाल होंगे 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान होने का। बिल्कुल ऋषभ, वहीं अंतिम अरदास के हवाले से प्रियंका गांधी उसमें शिरकत करना चाह रही हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि कोई भी सियासी लीडर इसमें शिरकत नहीं कर सकता। नहीं देखिए, ऐसा ये कहा गया है कि वहाँ पर किसी मंच से वो नहीं जाएंगे, जो वहाँ पर उस कार्यक्रम में तो शामिल हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे ऋषभ से हमारा राब्ता अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मनाही नहीं है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं उन्होंने भी ये पॉलिटिकल लोगों को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन की ओर से कोई रोक है। वहाँ पर प्रियंका जा रही हैं, जो हमारी जानकारी है, प्रियंका वहाँ जाएंगी, लेकिन एक मंच वहाँ जो बना है, बता रहे हैं उस मंच में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पर वो अंतिम अरदास में शामिल हो सकती हैं और हो रही हैं। मोनिसा, ऋषभ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में सियासी पार्टियां जुटी हुई हैं। इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए न सिर्फ हिकमत अमली वजह की जा रही है, बल्कि इस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा आज से शुरू हो रही है। कानपुर से ये यात्रा 11 बजे शुरू होगी। तो आपको बता दें कि यूपी के इंतखाबात काफ़ी नज़दीक है और इस हवाले से तमाम तर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। जीत हासिल करने के लिए हर तरह से जो है कोशिशों में सियासी पार्टियां जुटी हुई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा आज से शुरू हो रही है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज जो है संदीप, विजय यात्रा शुरू होने जा रही है अखिलेश यादव की। जी मुनज्जा, जिस तरह से चुनावी दौर शुरू हो रहा है, लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज से कानपुर में विजय यात्रा शुरू करेंगे, जो कानपुर के जाजमऊ से शुरू होगी। ये यात्रा शुरू होगी, 2 दिनों तक रहेगी। 2 दिनों तक ये 4 जिलों का भ्रमण करेगी। कानपुर से शुरू होगी और इसके बाद घाटमपुर, हमीरपुर होते हुए ये जालौन से होते हुए कानपुर देहात में कल खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान 2 सभाएं भी रखी गई हैं। एक सभा आज घाटमपुर में होगी और दूसरी सभा कल कानपुर देहात में होगी। तो जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने तैयारियां की हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस यात्रा में हजारों की भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी। जो इस यात्रा का मकसद है, ये बताया जा रहा है, गंगा जमुनी तहजीब को बताए जाने के लेकर के है। और जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जनता को उससे अवगत कराने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और चुनावी यात्रा अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी मुनज्जा, चुनावी यात्रा रहेगी और लोगों तक पहुंचेंगे अखिलेश यादव। ऐसे में क्या कुछ वादे लेकर अखिलेश यादव जाएंगे? जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो अगर बताया जाए तो इस समय तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को बताने के लिए जनता के बीच में पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी ने जो पिछली सरकार में काम किया है उन कामों को बताने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरह से सभाओं की बात की जाए, जो 2 सभाएं रखी गई हैं वो ऐसी जगहों पर रखी गई हैं जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में जिन्हें का विकास कराया गया था, एक घाटमपुर में और एक कानपुर देहात में। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं जनता को याद दिलाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा, इसका सफर 190 किलोमीटर का होगा 2 दिनों का। तो एक बड़ी यात्रा, चुनावी यात्रा इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी मुनज्जा, संदीप, जिन जगहों से होते हुए ये यात्रा जाएगी वहां पर समाजवादी पार्टी का ग्राउंड कैसा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से कानपुर के जो विधानसभा हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के केवल एक ही 2 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। और हमीरपुर, कानपुर देहात और जालौन की बात की जाए तो यहाँ पर इनको जमीन बनाने की जरूरत है। जिस तरह से यहाँ पर जालौन की बात की जाए, हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। तो इसलिए उस ग्राउंड की बात की जाए तो वहाँ भी ग्राउंड बनाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस तरह की तैयारियां की हैं कि इस यात्रा का जगह जगह स्वागत होगा और जगह जगह मतलब ये जो 190 किलोमीटर का सफर है, कई जगह स्वागत होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक लंबा सफर होगा और इसमें काफी समय होगा। और इससे शहर की बात की जाएगा, कानपुर शहर की बात की जाए
तो यहाँ पर आज के दिन जो सफर है वो तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर का है। तो कहीं ना कहीं शहर वासियों को भी यात्रा के दौरान कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। जी मुनजा। बिल्कुल संदीप, तो कोशिश ये रहेगी समाजवादी पार्टी की कि जहां पर पहले उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की थी, अब लोगों का रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ इस यात्रा के जरिए बढ़ जाए। संदीप सविता, बेहद शुक्रिया आपका। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और हकीकी जद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। मुल्क में दूध का इंकलाब लाने वाले अमूल का सफर, गुजरात के सफर सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ आजादी का जश्न मना रहा है। आइए हम आपको अमूल की कामयाबी के सुनहरे तारीख से मुतारुफ कराते हैं। शुरू की गई। पहले दिन 250 लीटर दूध खरीदा गया। इस तरह अमूल के सफर की शुरुआत हुई। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सहकारी समिति के लिए आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो गया। 2 गांवों से दूध की खरीद शुरू की गई। पहले दिन 250 लीटर दूध खरीदा गया। इस तरह अमूल के सफर की शुरुआत हुई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी नुकसानों का हक है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, पुंछ के सुरनकोट में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। फौज की इजाफी टुकड़ी एनकाउंटर के मकाम पर भेजी गई है। कल एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं, पुंछ के सुरनकोट में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। फौज की इजाफी टुकड़ी एनकाउंटर के मकाम पर भेजी गई है। आपको बता दें कि कल एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। हमारे नुमाइंदे मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, 5 जवान शहीद हुए हैं और एनकाउंटर जारी है, तफसीलात बताएं। जी मुनीजा, आपको पता है कि कल जो है सुरनकोट के चमरेड़ इलाके में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें एक जेसीओ था और 4 सिपाही थे। और उनकी जो जस्ते खाकी है उसको रात को ही रजौरी पहुंचा दिया गया था और आज वहां पे उनका रीस्लिंग होगा। और उसके बाद सुबह से ही जो है वहां पर पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है। और आज सुबह जो है और दस्ता जहां भेजा गया है और जिसमें अब बड़े हथियारों के साथ जो है जवान भेजे गए हैं, जिनमें मोर्टार भी है और रॉकेट लॉन्चर भी है, क्योंकि जंगल काफी घना है और लगता है कि ऑपरेशन लंबा खींचेगा। इसलिए जो है लगातार फौज की तादाद बढ़ाई जा रही है वहां पे। मुनीश, क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि फौज को नुकसान हुआ है, 5 जवान शहीद हुए हैं, इसकी क्या वजह समझी जा रही है? माना ये जा रहा है कि ऐसा कि परसों रात को जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था तो इस एरिया एक तो जंगल काफी घना है और रात में बारिश काफी थी, तो उसकी आड़ में जो है जो दहशतगर्द थे वो उन्होंने कहीं पे जो है उनको एडवांटेज मिल गई, उन्होंने जो है घात लगाकर हमला कर दिया जवानों पर और जवान जो है 5 शहीद हो गए मौके पे। लेकिन उसके बाद फौज ने पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर रखा है और फौज का ये कहना है कि उन दहशतगर्दों को बचकर जाने नहीं दिया जाएगा। मुनीश, कितने मिलिटेंट वहां पर है, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो? ऐसा कि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 4 से 6 दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं। और आपको ये बता दें कि रात को ही जो है एक दहशतगर्द तंजीम जो है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, उसने एक लेटर जारी कर इसकी हमले की जिम्मेवारी भी ली है जी। अब देखना ये है कि जो दहशतगर्द ऑपरेशन में अगर मारे जाते हैं तो क्या वही गजनवी फोर्स के या गजनवी फोर्स इस मौके का फायदा उठाकर अपना नाम चमकाने की कोशिश कर रही है।
मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में वाक़ तुलरन इमाम साहब गांव में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मुश्तरका फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मालूमात मिलने के बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ था और ऑपरेशन आज सुबह खत्म हुआ। तमाम महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। तीनों मिलिटेंटों की शनाख्त दानिश अहमद, यावर अहमद, मुख्तार अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज G20 ग्रुप के सरबराहान की गैर मामूली मीटिंग है। ऑनलाइन मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इटली ने यह इजलास तलब किया है। एजेंडे में अफगानिस्तान में इंसानी हकूक, इंसानी ज़रूरियात के लिए इमदाद की फराहमी, सलामती और दहशतगर्दी समेत दीगर मुद्दे शामिल हैं। तो आपको बता दें कि G20 मीटिंग होने जा रही है और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस मीटिंग में बात होगी। ऑनलाइन ये मीटिंग है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। G20 की मीटिंग होने जा रही है और अफगानिस्तान एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि G20 लीडर्स की मीटिंग जो है वर्चुअल मोड में आज होने वाली है, जो स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के लिए बुलाई गई है। हालांकि जो G20 समिट है वो 30 और 31 अक्टूबर को रोम यानी इटली में होने वाला है। अभी तक हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेशन करेगा, लेकिन आज की जो मीटिंग है जो 4:30 बजे शुरू होगी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखी है और हिंदुस्तान का रवैया साफ किया है। इसमें पहले जो SCO समिट था उसको पीएम ने एड्रेस किया। उसके बाद UNGA में जब पीएम मोदी का एड्रेस 25 सितंबर को हुआ था, उसमें भी अफगानिस्तान को लेके पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करता है, उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है और ये इंश्योर करना जरूरी है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए ना हो। और ये भी बिना पाकिस्तान का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा था कि कोई देश अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अफगानिस्तान को एक टूल की तरह इस्तेमाल ना करे, इसे हमें रोकना होगा। तो जाहिर तौर पर जो कंसर्न हैं भारत के वो साफ कर दिए गए हैं। और इसी बीच ये भी खबर थी कि अफगानिस्तान में जो काबुल में गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया था UNSC में भारत की अध्यक्षता में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो साफ है तालिबान को लेकर। तो माना जा रहा है कि आज की बैठक में भी, G20 की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी इन बातों पर दोहराएंगे कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए और वही ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना जो है वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। NIA की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। 18 मकामात पर NIA ने छापेमारी की है। तो काफी अहम खबर NIA के हवाले से आपको बता रहे हैं। NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर NIA की छापेमारी हुई है। 18 मकामात पर छापेमारी की गई है। NIA की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 18 मकामात पर NIA ने छापेमारी की है। आगे बढ़ते हैं। इंसानी हकूक कमीशन का आज 28वां यौम तासीस है। इस मौके पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा भी शिरकत करेंगे। 12 अक्टूबर 1993 को इंसानी हकूक कमीशन का क़याम अमल में आया था। कमीशन इंसानी हकूक तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत वजूद में आया था। कमीशन इंसानी हकूक की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेता है, जांच करता है। किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए हुकूमत से सिफारिश करता है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।